जय हिंद मेरे सहयोगियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। जैसा कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया था उस मॉडल सेट पे हम लोग बात करेंगे। और ये विषय क्या है, हिंदी पे। किस पे बात कर रहे हैं? हिंदी पे बात कर रहे हैं। और आप मॉडल संख्या देख सकते हो, मॉडल संख्या जो हमारा है वो सेट नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 ले लिया है। आपको साइंस के मिल जाएंगे, आपको मैं बोल सकता हूँ एसएसटी के जितने भी है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सारे 5 तक सारे मिल जाएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिनको भी देखनी है मॉडल सेट्स, मैं बोलूंगा कि एक बार पीछे जाके जरूर आप देख लो, ठीक है। बाकी रहा तो आपको पता है कि इसके नियम और शर्त क्या होते हैं कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी, है ना। और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से एक जो होगा सही होगा उसका चयन करना है। और अगर आप गलत करते हो तो उसके लिए कोई भी अंक जो है काटा नहीं जाएगा। ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ आपके लिए सामान्य निर्देश है जो आपको क्या करना है, पालन करना है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो खंड क का है। किसका है? खंड क का है। और ये क्या है? अपठित बोध जो है, इसके हिसाब से आपको जो है क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको आंसर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, स्वावलंब का अर्थ अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा प्रदान करना। इस तरह का आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली इसको रीडिंग करना है। और रीड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया गया है, इस क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको जवाब देना है। तो ऐसे मैंने पहले ही पढ़ रखा है और अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी और बहुत ज्यादा टाइम जो एक्सपेंड होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं सीधा जो है मैं आंसर दे दूंगा, आप लोग क्या करना खुद से एक बार पढ़ लेना। तो अगर मैं बात करूं पहला नंबर क्वेश्चन का, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है। क्वेश्चन क्या है मेरे रसगुल्लो कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है। और आप देख सकते हो इसके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए दूसरे पर आश्रित रहना, अपना सहारा स्वयं बनना, खुश नहीं रहना और दुख पीड़ा सहन करना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इसका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर है कि परालंबी कैसे लोग होते हैं। परालंबी कैसे लोग होते हैं और आपके ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, दूसरों पर आश्रित ना रहने वाला, सुखी रहने वाला, अपना सहारा स्वयं बनने वाला। तो अगर हम लोग बात करें परालंबी का तो ये क्या होता है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला। क्या? दूसरों पर आश्रित रहने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, परालंबी व्यक्ति बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप देख सकते हो कि परालंबी जो व्यक्ति होता है किसके अधीन जो होता है बनकर रहते हैं। और आपका ऑप्शंस क्या है, एक तो आश्रय देने वाला, दूसरा क्या है आश्रय नहीं देने वाला, आत्मनिर्भर व्यक्ति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो परालंबी व्यक्ति होते हैं, जो परालंबी व्यक्ति होते हैं वे आश्रय देने वाले व्यक्तियों के अधीन रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो रसगुल्लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि दुख पीड़ा और मान सम्मान। क्या है? दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझा सकता है। क्या है? दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझा सकता है। और आपके ऑप्शन क्या है, परालंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति और आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे रसगुल्लो, ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन बता सकता है, तो जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हो कि व्यक्तित्वहीन, क्या व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान है। व्यक्तित्वहीन जीवन किसके समान है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो, ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़ों के समान, वीरों के समान, स्वावलंबी के समान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पशु और कीड़े मकोड़ों के समान। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा रसगुल्लो वो क्या है, सही है। तो जिस व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है वो पशु की भांति होता है, वो कीड़े के भांति होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमें क्या करना है, सक्सेस की ओर कदम बढ़ाना है। फिर हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का बात किया गया है। और आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि निर्देश के लिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें जो प्रयुक्त जो गद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही का क्या करना है, उत्तर को देना है।
तो आप देख सकते हो यहां से आपका जो है क्या बोलते हैं गद्यांश वो शुरू होने वाला है और यहां तक है पूरी जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। तो आप क्या करो, पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो जो है वो काफी लंबा बन जाएगा। तो इसीलिए मैं सीधे आंसर पे बात करता हूं। तो छठा नंबर जो क्वेश्चन है, छठा नंबर का जो क्वेश्चन है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत करता है। तो अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि जो व्यक्ति बाधाओं से घबराता नहीं है, इस व्यक्ति के बारे में, ये ऐसे ही व्यक्ति के बारे में इस गद्यांश में क्या किया गया है, इस गद्यांश में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। अब बात करते हैं 7वां नंबर पे। तो 7वां नंबर क्या है, दुख आने पर कौन घबराते हैं, दुख आने पर कौन घबराते हैं। और आपके ऑप्शन क्या है, जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा कि जो मेहनती नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, दुख आने पर घबराते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा 8वां नंबर का क्या है रसगुल्लो, आप लोग देख सकते हो कि समय आने पर परिश्रमी लोग का सामना करते हैं, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना करते हैं। और आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है, गिद्धड़ों का, सियारों का, शेरों का, रात दिन का। तो इसका जो सही आंसर होगा तो परिश्रमी लोग समय आने पर सामना करते हैं, शेरों का सामना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे रसगुल्लो वो सही हो जाएगा। आप बात करते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, लोहे के चने चबाना। तो ऑप्शंस देख सकते हो, कठिन परिश्रम करना, भूख शांत करना, गंभीर संकट में फंस जाना, कठिनाई को झेलना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि कठिन परिश्रम करना, लोहे के चने चबाना यानी कि कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि वीर का विलोम क्या है, वीर जो शब्द है इसका विलोम क्या है। जैसे मैं बात करूंगा दिन का उल्टा क्या होता है, आपको पता है रात होता है, वैसे ही मैं बात करूंगा वीर शब्द का विलोम क्या होता है। और आपके ऑप्शंस क्या है, साहसी, कायर, हिम्मती और बहादुर। तो आपको पता है जैसे वीर योद्धा होता है और उसका जो अपोजिट जो होता है उसको क्या बोलता है, कायर योद्धा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कायर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अब हम लोग आते हैं व्याकरण सेशन पे और हम लोग बात करते हैं खंड ख पे। किस पे, खंड ख पे। और जो पहला जो इसका क्वेश्चन है, आप 11 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। क्या है, सकर्मक क्रिया नहीं है। तो रसगुल्लो आपको अगर एक ट्रिक में बताऊं, क्या मैं बताऊं, ट्रिक बताऊं सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया जानने का, तो आपको सीधा से क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। क्या करना है, क्वेश्चन पूछना है। और अगर क्वेश्चन में आपको जवाब मिले तो जान लेना कि वो सकर्मक क्रिया है, और जवाब ना मिले तो इसका मतलब क्या है, वो अकर्मक क्रिया है। तो यहां पे बात रहा अकर्मक क्रिया का, यानी कि सकर्मक नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कर्मक क्रिया का बात कर रहा है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन करोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। जैसे समझिएगा, जैसे राम जो है वो स्कूल जाता है, राम कहां जाता है, राम स्कूल जाता है। तो अगर आप राम से क्वेश्चन करोगे कि राम बाबू तुम कहां जा रहा है, तो राम क्या बोलेगा, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो यानी कि स्कूल यहां पे क्या हो गया, कर्म हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि राम सो रहा है, राम सो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि राम कितने देर सो रहा है, तो क्या आप इसका जवाब दे सकोगे, राम कब तक सो के उठेगा, आप जवाब दे पाओगे, आप बोलोगे नहीं। तो ऐसे में क्या होते हैं, ये सारे चीज क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। और एक चीज आप देख सकते हो, जैसे मैं बात करूं यहां पे, तो ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या है कि सोहन देर रात तक सोता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है वो अकर्मक क्रिया नहीं है। क्या है, ये अकर्मक, ये जो है सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सही है। लेकिन बाकी ऑप्शंस को एक बार हम लोग देखते हैं कि रमा पत्र लिखती है। तो अगर मैं बात करूं रमा क्या लिखती है, तो आप ऑटोमेटिकली बोलोगे सर रमा जो है ना पत्र लिखती है, यानी कि आंसर आ रहा है। तो ये क्या होगा, सकर्मक क्रिया हो गया। अगर मैं सी का बात करूं, मैंने उसे पुस्तक दी, तो अगर मैं बात करूंगा कि तुमने उसे क्या दिया, तो आप क्या बोलोगे, सर पुस्तक। तो यानी कि ये जो इसमें भी आंसर आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहा है, तो क्या होगा, विद्यार्थी कहां पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है, आप क्या बोलोगे, कक्षा में पढ़ रहा है। तो एक तरह से इसमें भी हाँ का बोध हो रहा है। तो ये जो तीनों है ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। और ये जो ए नंबर है वो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक क्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है, कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म नहीं है उनको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया हम लोग बोलते हैं। और ऑप्शंस दे सकते हो कि बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वो पुस्तक पढ़ रही है। तो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है,
क्वेश्चन करना है। तो अगर मैं ऑप्शन ए को क्वेश्चन करूं कि बच्ची कहां सो रही है, कोई जवाब आ रहा है क्या? नहीं। और ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे अगर मैं बच्चा का बात करूं तो बच्चा क्या हो गया? कर्ता हो गया। सोना क्या हो गया? क्रिया हो गया। काम तो कोई बचा नहीं, तो ये तो अलग बात है, यहाँ पे तो कर्म तो बचा नहीं। लेकिन इस सेंटेंस पे देखिए कि बच्चे केले खा रहे हैं, तो बच्चे का मैं बात करूं तो ये तो कर्म हो जाता है मेरे रसगुल्ला। आप बोलोगे हाँ सर। केला का अगर मैं बात करूं खाना का, तो खाना तो क्रिया हो गया और बचा क्या? केला। तो केला क्या हो गया? कर्म हो गया, यानी कि केला तो क्या है? कर्म है। तो यानी कि बी नंबर तो कर्म है। लेकिन जब मैं सी का बात करूं तो लड़का जो होता है क्रिया हो गया, लिखना क्या हो गया? लड़का जो है कर्ता हो गया, लिखना क्या हो गया मेरे रसगुल्लो? लिखना एक तरह का क्रिया है और पत्र क्या है? कर्म है। जैसे मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी का, तो वह क्या है? कर्ता है, पढ़ रहा है, यानी कि पढ़ना क्या हो गया? क्रिया है। और पुस्तक क्या है मेरे रसगुल्लो? तो आप बोलोगे सर कर्म है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में केवल आपको क्या मिलेगा? कर्ता मिलेगा, कर्म नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन जो ए है वो अकर्मक क्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन का। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें 13 नंबर क्वेश्चन का इनमें से कौन आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है? आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो मामूली का मतलब भी होता है आम, और आम का फल का भी मतलब होता है आम, और साधारण का मतलब भी होता है आम। लेकिन इमली जो है वो क्या है? आम का क्या है? आम का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन का। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? यथाशक्ति कौन सा समास है? क्या है? यथाशक्ति कौन सा समास है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव समास जो होता है वो क्या होता है? यथाशक्ति होता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, तो आप बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है तो कौन सा समास के अंतर्गत आता है? तो अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन का बात करूं तो क्वेश्चन क्या है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, और पहले पद के साथ लगी हुई जो विभक्ति होती है वो लोप हो जाता है तो कौन सा समास है? और आपका ऑप्शंस क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारा समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष समास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे जाके। तो अगला जो क्वेश्चन है वो 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। वो क्या है कि प्रधानाध्यापक, उसका दिया हुआ है कि प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है? तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का तो क्या है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और क्या है? द्वंद्व समास। तो अगर मैं इसका आंसर का बात करूं तो ये क्या है? कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अब लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएगा। जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएगा, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? और ऑप्शन देख सकते हो, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। तो जब किसान हल चलाएगा तब जब बारिश होगा तो किसान क्या चलाएगा? हल चलाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि जो अव्यय दो पदों, दो वाक्यों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है वह डैश अव्यय कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है यह किस प्रकार का अव्यय कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक जो है अव्यय कहलाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा 19वां नंबर का क्वेश्चन क्या है रसगुल्लो देख सकते हो कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है। तो आपको पता है कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन तरह के वाच्य होते हैं। एक कर्तृवाच्य, दूसरा क्या होता है? कर्मवाच्य और तीसरा क्या होता है? भाववाच्य। तो अगर मैं बोलूं तो जो कर्तृवाच्य होता है इसमें कर्म की प्रधानता होता है। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है और भाववाच्य में किसका होता है? भाव का प्रधानता होता है। तो यानी कि बोल सकते हैं कर्तृवाच्य कौन से वाक्य होंगे? जिनमें भाव, जिनमें कर्ता का क्या होगा? प्रधानता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा।
जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन का। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लड़कियां सो रही है, ये किस प्रकार का वाच है? तो अगर मैं आप देख सकते हो तो ना ही यहां पे किसी तरह का भाव, ना ही किसी तरह का भाव या हर्षोल्लास का बोध हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तो गलत हो जाएगा। यहां पे कर्म तो है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो लड़की कहां सो रही है, तो किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है। या सेंटेंस में बात करूं तो ये केवल कर्म, ये क्या है, कर्ता है, और ये केवल क्या है, क्रिया है, बीच में कर्म गायब है, यानी कर्म तो होगा नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कत्रीवाच। तो लड़कियां सो रही है, ये क्या है, कत्रीवाच का उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे खंड गौ का। किसका बात करेंगे, खंड गौ का। और देख सकते हो इसमें क्या दिया है कि निर्देश, प्रस्तुत पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या क्या करना है, 14 से 22 तक के लिए क्या करना है, आपको उत्तर का चयन करना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आपके किताब का एक पाठ का एक छोटा सा मैं बोल सकता हूं हिस्सा जो दिया हुआ है, तो ये आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। फसल क्या है और कुछ तो नहीं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वो नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदीली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की धड़कन का। तो अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या आ गया, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख सकते हो आपके स्क्रीन पर कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से लिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि फसल कविता से जो है ये पंक्ति ली गई है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि फसल किसका जादू है, फसल जो है वो किसका जादू है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शंस क्या है, नदियों के पानी का, हवाओं के थिरकन का, मिट्टी के गुणधर्म का, सूरज की किरणों का। तो आपने अगर यहां पे देखा होगा, देखो कैसे आंसर देना है कि ये और कुछ नहीं वो नदियों के पानी का क्या है, जादू है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि नदियों के पानी का क्या है मेरे रसगुल्लो, जादू है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि फल किसका रूपांतरण है, फल जो है वो किसका रूपांतरण है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे रसगुल्लों में, उस पर बात कर तो मैं बात करूं कि फसल रूपांतर है सूरज के किरणों का। किसका है, सूरज के किरणों का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा रसगुल्ला वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है। और आपको ऑप्शन क्या है, मिट्टी का, जल का, हवा का, हाथों का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा, मिट्टी का इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। आपके पाठ्य पुस्तक से क्या दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो आप देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, वो क्या है कि वज्र छुपा नूतन कविता, क्या है, वज्र छुपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो क्या है, उत्साह, कन्यादान, फसल और अट नहीं रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, उत्साह। तो ये वज्र छुपा नूतन जो है कविता फिर भर दो, ये क्या है, ये उत्साह चैप्टर से है। हम लोग बात करते हैं अब 26वें नंबर क्वेश्चन का कि उत्साह कविता में निधात क्या है, निधात शब्द का अर्थ क्या है। और ऑप्शंस क्या है, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बरसात और क्या है, बसंत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, अत्यधिक गर्मी इसका सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन का। तो 27वां नंबर क्या है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया, क्या है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कह के संबोधित किया। तो अगर आपको पता होगा ये अगर दोहा, तो क्या है कि उद्धव तुम तो अति बड़ भागे। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, उद्धव। कौन होगा, उद्धव। तो उद्धव को जो क्या है सबसे भाग्यवान कहा है गोपियों ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, उद्धव। अब हम लोग बात करते हैं 28वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान था। तो आपको पता है कि हमारे हरी हारेल की लकड़ी यानी कि क्या है, हारेल पक्षी के समान है, हारेल पक्षी के समान है। अगर मैं बात करूं हारेल पक्षी का, तो ये जिस भी डाली पे बैठती है वो डाली क्या होती है, स्वतः ही टूट जाती है, ये कभी डाली पे नहीं बैठ सकती। तो ये गोपियों की दशा कैसी थी, हारिल पक्षी के समान थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग बात करते आगे। तो देख सकते हो क्या है कि निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 29 से 32 नंबर के क्वेश्चनों का क्या करना है, जवाब देना है रसगुल्लो। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, आपको ये जो चश्मा वाला जो चैप्टर है उसमें जॉर्ज पंचम की नाक, उससे आपको एक सेंटेंस उठा के दे दिया गया है और आपको क्या करना है, यहाँ से आंसर देना है। तो अगर हम लोग बात करें आंसर्स का, तो 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या
कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया, तो नेताजी का चश्मा, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा मेरे रसगुल्लो। फिर आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारा क्या है कि पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, तो पान वाले मुंह में रोटी, चावल, पान या बिस्कुट, तो आंसर क्या हो जाएगा पान। पान वाले ने अपने मुंह में क्या ठूस रखा था, पान ठूस रखा था। अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन का, तो पान वाला कैसा आदमी था, पान वाला कैसा आदमी था, और ऑप्शंस क्या है, सुंदर और ईमानदार, काला मोटा और खुशमिजाज, देशभक्त और समझदार, देशभक्त और ईमानदार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काला मोटा और खुशमिजाज, क्या हो जाएगा काला मोटा और खुशमिजाज, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा रसगुल्लो सही है। हम लोग बात करते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, और ऑप्शंस क्या है, कैप्टन, हलदार साहब, पान वाला, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही हो जाएगा क्या होगा, कैप्टन, क्या हो जाएगा कैप्टन, क्या हो जाएगा कैप्टन, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और 33वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब कहते थे, किसको साहब कहते थे, और आपको ऑप्शंस क्या है, सूरदास है ना, कबीरदास, तुलसीदास और रेदास, क्या है बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, और ऑप्शन क्या है, सूरदास, कबीरदास और क्या है, तुलसीदास और रेदास। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे रसगुल्लो वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कबीरदास, क्या हो जाएगा कबीरदास, क्योंकि आपको पता है बाल गोविंद भगत जो थे वो कबीर नामा टोपी भी पहनते थे और कबीर जी के गाने भी गाया करते थे। तो और उन्होंने भी बोला कि उनकी जो उनके जो साहेब है वो कौन है, कबीर जी हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अब अगला बात करते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन का। तो 34वां नंबर क्वेश्चन के आप देख सकते हो कि पतहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, पतहू के भाई को क्या आदेश दिया, तो उनके बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो बेटे की जो पत्नी है, यानी कि उनकी जो पुत्र वधु है, तो उनका जो भाई है उनको क्या कहते हैं, बाल गोविंद भगत। तो ऑप्शंस क्या है, पतहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, पतहू की दूसरी शादी करने का आदेश, बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, पतहू की दूसरी शादी करने का आदेश जो है वो बाल गोविंद देते हैं। तो ये रहा आपका 34वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। हम लोग बात करते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। ऑप्शन क्या है, व्यापार, दस्तकारी, खेतीबाड़ी और उद्योग। तो सही क्या हो जाएगा, खेतीबाड़ी, क्या हो जाएगा खेतीबाड़ी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। हम लोग बात करते हैं 36वें नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, और ऑप्शन क्या है, एक लौती बेटी, एक लौता बेटा, एक बेटा और एक बेटी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही हो जाएगा एक लौता बेटा, क्या हो जाएगा एक लौता बेटा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हो इस तरह का एक आपका क्वेश्चन है माता के आंचल से, तो आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। और आपका क्वेश्चन क्या है कि माता के आंचल का क्या माता लेखक को क्या सानकर खिलाती थी। इसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा दही भात, क्या हो जाएगा दही भात, क्या दही भात, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब अगर हम लोग बात करें 38वां नंबर क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन क्या है कि खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे, खाना खाने के बाद पिताजी जो है लेखक से क्या कहते थे, और ऑप्शन क्या है, बैठकर पढ़ो, सो जाओ, और आपका ऑप्शन क्या है कि अब तुम राजा हो जाओ और खेलो, घर के बाहर मत जाओ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अब तुम राजा हो जाओ और खेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 39वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो कि लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाया करता था। ऑप्शन क्या है, मोटर गाड़ी, गुड्डा, मिट्टी के खिलौने और काठ का घोड़ा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लकड़ी की काठी और काठी में घोड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा काठ का घोड़ा। अब हम लोग अंतिम नंबर के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि इस गद्यांश में कौन कौन सपक्षियों के नाम है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पाठ में जो पक्षियों का नाम कहा गया उसके हिसाब से। तो मैं अगर बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा कि वो जब दही भात शांति थी और उनको खाना खाने के लिए तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर, तोता मैना और क्या था, कबूतर, हंस और मोर। तो हम लोग इसी आंसर को देखना है, और आप देख सकते हो ऑप्शंस क्या है, तोता मैना गाय बैल, तोता हंस मोर हाथी, तोता मैना कबूतर हंस मोर और ये सभी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा रसगुल्लो इसका ये सही हो जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे ये 40 के 40 जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। अब हम लोग कल जो वीडियो लेंगे वो क्या लेंगे, सेट नंबर 3 पे लेंगे। किस पे लेंगे,
सेट नंबर 3 पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, एक लाइक और एक शेयर कर देना है और दूसरों को भी बताना है कि प्रीतम एकेडमी जो होता है वो आपके लिए क्या कर सकती है और क्या कर रही है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।